हेलो दोस्तों, मैं अंकुल पटेल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गाइनोसियम के बारे में। गाइनोसियम, जिसको हम लोग जायांग बोलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, काफी दिनों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम लोग काफी चीजों के बारे में जाने और ध्यान पूर्वक यहाँ पे आप बस फोकस कीजिए क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिएगा, आज हम लोग गाइनोसियम पढ़ेंगे और गाइनोसियम जो है कहते किसको है, सबसे पहले इसी को हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, पुष्प में मादा भाग को गाइनोसियम कहते हैं, यानी कि जायांग कहते हैं। पुष्प में मादा भाग को गाइनोसियम मतलब जायांग कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, पुष्प में मादा भाग को तो जायांग कहा जा रहा है, और जायांग के इकाई को हम लोग बोलते हैं स्त्री केसर। जायांग के इकाई को स्त्री केसर या अंडक। जायांग की इकाई को हम लोग स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। इसको कार्पेल बोला जाता है इंग्लिश में, कार्पेल। ये चीजें याद रखिएगा, या कार्पेल याद रखिएगा। और ये जो है स्त्री केसर या अंडक जो है जायांग की इकाई होती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि स्त्री केसर पुष्प के किस भाग को कहती है, और इसी चीज को हम लोग को समझना है। अब ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। और बताया जा रहा है कि पुष्प में जो है मादा भाग को जायांग कह रहे हैं, और जायांग के इकाई को जो है स्त्री केसर कहा जा रहा है। तो इस बात को तो हम लोग समझ गए, लेकिन अब जो है हम लोग स्त्री केसर को समझेंगे कि आखिर स्त्री केसर कहते किसको है। तो देखिएगा, पुष्प में एक ऐसा संरचना बनाया गया था इस प्रकार से। तो ये जो संरचना है, ये जो है स्त्री केसर का संरचना है, यानी कि इसको हम लोग अंडक भी कह सकते हैं। और इसका जो मिलने रूप से स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र, इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। दूसरा जो है इसको बोलते हैं वर्तिका, जिसको हम लोग स्टाइल बोलते हैं। और सबसे नीचे में जो है इसको बोलते हैं अंडाशय। तो ये जो है बताया जाता है कि पुष्प का मादा भाग है, ये जो संरचना है, इसको हम लोग स्त्री केसर बोलते हैं। और स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। कौन कौन? तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इसको हम लोग स्त्री केसर बोलेंगे, स्त्री केसर, या इसी को हम लोग अंडक बोल सकते हैं। स्त्री केसर बोलिए या अंडक बोलिए। और ये इकाई किसकी है? तो जायांग की इकाई। ये बातें याद रखिए। अब बताया जाता है कि ये तीनों भाग के बारे में हम लोग समझते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं। तो स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, जिसको हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी बोलते हैं। तीनों को हम लोग बारी बारी से समझेंगे, और तीनों के बारे में आप लोग जो है जो बोला जाएगा उस लाइन को नोट करने का प्रयास कीजिएगा। बताया जाता है कि वर्तिकाग्र क्या होता है। तो ये जो वर्तिकाग्र ऊपर वाला भाग है, यानी कि स्त्री केसर, ये टोटल को स्त्री केसर बोलते हैं। और स्त्री केसर के शीर्ष भाग को हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। ये जो स्त्री केसर है, इसका शीर्ष भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। यह हल्का चपटा होता है, यानी कि देखने में भी लग रहा होगा कि हल्का ऊपर से चपटा है। और यह जो है परागकण को प्राप्त करने का काम करता है, यानी कि ग्रहण करने का काम करता है। यानी कि पराग कोश में जो परागकण का निर्माण हो रहा था, वो परागकण इसी वर्तिकाग्र के ऊपर में स्थानांतरित होता
है, यानी कि यह वर्तिकाग्र जो है परागकण को ग्रहण करने का काम करता है। दूसरा जो है वर्तिका, वर्तिका यह जो है स्त्री केसर का मध्य भाग होता है, जो नली के आकार का होता है, नली के आकार का आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये है। तो ये चीज याद रखिएगा, वर्तिका जो है स्त्री केसर का मध्य भाग जो है बताया जाता है कि नली के आकार का होता है, जिसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। उसी प्रकार से सबसे निचला भाग यानी कि आधारीय भाग, स्त्री केसर का जो आधारीय भाग होता है उसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं, और ये जो है हल्का फुला हुआ होता है। इसके बाद आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस अंडाशय के अंदर में बीजांड उपस्थित होता है। ये जो है आपका बीजांड हो गया। ये जो संरचना है ये स्त्री केसर का है, और स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर में ये बीजांड उपस्थित होता है। इसको हम लोग बीजांड बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ओव्यूल बोला जाता है। तो इतना बातें हम लोग समझ गए। अब बात यहाँ पर ये आती है कि किसी पुष्प में जो है सिर्फ एक स्त्री केसर हो सकता है, यानी कि जायांग जो है एक अंडपी भी हो सकता है या बहु अंडपी भी हो सकता है। एक अंडपी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब बताया जाता है कि जब जायांग में सिर्फ एक ही गो स्त्री केसर, ये जो संरचना दिखाई पड़ रहा है बस एक ही गो रहेगा, तो उसको हम लोग एक अंडपी बोलते हैं। एक अंडपी या एकांडपी बोल देते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं एकांडपी, या इसको एक अंडपी भी लिख सकते हैं, एक अंडपी या एक स्त्री केसर। तो ये चीजें याद रखिएगा। बताया जाता है कि जब जायांग में सिर्फ एक ही स्त्री केसर उपस्थित होता है तो उसको एक कांडपी या एक अंडपी या एक स्त्री केसर हम लोग बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकार्पेलरी। तो ये चीजें याद रखिएगा, इसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोल देते हैं। और दूसरा जो है बताया जाता है कि किसी पुष्प में ऐसा एक से अधिक संरचना भी हो सकता है, यानी कि जो पुष्प का जायांग भाग होता है यानी कि मादा भाग होता है उसमें एक से अधिक स्त्री केसर या एक से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं बहुअंडपी। बहुअंडपी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टी कार्पेलरी। कार्पेलरी। तो ये चीजें याद रखिएगा, क्या बोला जा रहा है, एक अंडपी या बहुअंडपी क्या होता है, इस बात को हम लोग समझेंगे। बताया जाता है कि जब जायांग में, जायांग क्या होता है तो पुष्प का मादा भाग होता है, और बताया जाता है कि जब जायांग में सिर्फ एक ये वाला संरचना जो है किसी पुष्प में सिर्फ एक ही रहेगा, तब उसको हम लोग एकांडपी या एक अंडपी बोलते हैं या एक स्त्री केसर बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको। और बहुअंडपी का मतलब होता है कि जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर या अंडप उपस्थित होता है तब उसको हम लोग बहुअंडपी बोलते हैं। बताया जाता है कि एक अंडपी जो है किसमें होता है, तो याद रखिएगा बताया जाता है कि आपका जो नारियल हो गया वह एक अंडपी होता है, आपका जो मैंगो हो गया वह एक अंडपी होता है। तो ये सब के सब जो है एक अंडपी होते हैं, और इस बात को ध्यान रखिएगा, एक अंडपी में सिर्फ एक ही स्त्री केसर उपस्थित होता है। चलिएगा, इसी प्रकार से अब हम लोग बहुअंडपी की बात करते हैं। तो बहुअंडपी में बताया जाता है कि जब किसी स्त्री केसर में या जब किसी जायांग में एक से अधिक स्त्री केसर या एक से अधिक अंडप उपस्थित होते हैं तब उसको बहुअंडपी कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझते हैं एक अंडपी और बहुअंडपी। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं एक अंडपी क्या होता है। इसको हम लोग मोनोकार्पेलरी बोलते हैं, मोनोकार्पेलरी। अब बात आता है कि मोनोकार्पेलरी क्या होता है, तो बताया जाता है कि जब किसी पुष्प में सिर्फ एक ही स्त्री केसर पाया जाता है तो उसको एक अंडपी या एकांडपी बोलते हैं, यानी कि मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो आपका मटर हो जाएगा, आम हो जाएगा, और क्या होगा तो नारियल होगा। तो ये तीन एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान में रखिएगा। एक अंडपी कहते किसको है, तो याद रखिएगा जब किसी पुष्प में सिर्फ एक ही स्त्री केसर उपस्थित होता है या पाया जाता है तब उसको एकांडपी या एक अंडपी बोलते हैं। और दूसरा जो है बहुअंडपी,
बहुअंडपी, जिसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी, कहते हैं। यानी कि जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर पाया जाता है या उपस्थित होता है, तब उसको हम लोग मल्टी कार्पेलरी यानी कि बहुअंडपी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और बताया जाता है कि बहुअंडपी दो प्रकार के होता है। एक जो है बताया जाता है क्या है, तो एक होता है वियुक्तांडपी, वियुक्तांडपी, और दूसरा जो है युक्तांडपी। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपोकार्पस, और इसको बोलते हैं श्यानकार्पस। चलेगा, ये चीजें याद रखिएगा, एपोकार्पस और ये जो है श्यानकार्पस हो गया। अब बात आता है कि वियुक्तांडपी यानी कि एपोकार्पस कहते किसको है, तो बताया जाता है कि जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर पाया जाता है और सभी स्त्री केसर एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं यानी कि जुड़े नहीं होते, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियुक्तांडपी बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल है क्या, तो स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, और क्या है, तो गुलाब, और क्या है, तो माइचेलिया। ये जो है माइचेलिया आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए इसको याद रखिएगा, ईटीसी। यानी कि जब किसी पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर तो पाया जाता है, यानी कि जब जायांग जो है बहुअंडपी होता है, लेकिन उसमें उपस्थित स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं होता है, तब उसको हम लोग वियुक्तांडपी बोलते हैं। ये चीजें याद रखिएगा, वियुक्तांडपी बोलते हैं। और बताया जाता है कि जब एक ही पुष्प में बहुत सारा स्त्री केसर होता है और सभी स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि स्त्री केसर कहते किसको हैं, तो ये वाला संरचना हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। इस प्रकार से जो पुष्प में संरचना होता है उसको हम लोग स्त्री केसर, ये गो है तो ठीक है, इसको एक अंडपी बोल रहे हैं। लेकिन जब बहुत सारा एक से अधिक रहेगा, यानी कि एक के पुष्प में एक से अधिक रह सकता है, तो इसको हम लोग बहुअंडपी बोल देते हैं। और बहुअंडपी में भी जब एक से अधिक है और जुड़ा हुआ आपस में रहेगा, तब उसको युक्तांडपी, और जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तब उसको वियुक्तांडपी। और इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रॉबेरी, गुलाब और माइचेलिया। इसमें जो है जुड़ा हुआ जो है स्त्री केसर नहीं पाया जाता है। लेकिन युक्तांडपी का एग्जाम्पल होता है क्या, इसका एग्जाम्पल होता है आपका टमाटर, बैगन, और एक है पैपावर। पैपावर का पौधा होता है, और इस चीज को ध्यान रखिएगा। यानी कि ये सब जो है एक अंडपी और बहुअंडपी के बारे में है। एक अंडपी के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए, बहुअंडपी के बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, और वियुक्तांडपी, युक्तांडपी यानी कि बहुअंडपी भी दो प्रकार का होता है, इसके बारे में भी आप लोग अच्छे से समझ गए हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अंडाशय के बारे में जब बात किया जाता है, जिसको हम लोग ओवरी बोलते हैं। अब अंडाशय क्या है, ओवरी क्या है, तो आप लोग को अभी बताया गया था थोड़ी देर पहले कि स्त्री केसर का सबसे आधारीय भाग हल्का फुला होता है, जिसको हम लोग अंडाशय कहते हैं। तो ये तो स्त्री केसर का आधारीय भाग हो गया। अब स्त्री केसर के अंडाशय के अंदर में उपस्थित होता है बीजांड, बीजांड उपस्थित होता है। अब बताया जाता है कि अंडाशय के अंदर में कितनी संख्या में बीजांड उपस्थित होता है, क्या एक बीजांड उपस्थित होता है या एक से अधिक बीजांड उपस्थित होता है। तो बताया जाता है कि स्त्री केसर के अंडाशय में एक बीजांड भी उपस्थित होगा, एक बीजांड भी उपस्थित हो सकता है, और एक से अधिक बीजांड भी उपस्थित हो सकता है। तो ये चीजें याद रखिएगा। और बताया जाता है कि वैसा कौन सा पुष्प है जिसके अंडाशय में सिर्फ एक जो है बीजांड उपस्थित होता है, तो इसका एग्जाम्पल होता है आम। आम में जो है सिर्फ एक ही बीजांड उपस्थित होता है।
लीची, लीची में भी सिर्फ एक ही बीजाणु उपस्थित होता है। बेर, बेर में भी सिर्फ एक ही बीजाणु उपस्थित होता है। धान, गेहूं, ये सब में जो है सिर्फ एक ही बीजाणु उपस्थित होता है, यानी कि इस पुष्प के अंडाशय में सिर्फ एक ही बीजाणु होगा। कहने का मतलब कि अगर किसी फल में सिर्फ एक ही बीज का निर्माण हो रहा है तो आप समझ सकते हैं उसमें एक ही बीजांड उपस्थित होगा, क्योंकि बीजांड के द्वारा ही बीज का निर्माण होता है। पुष्प में जब निषेचन होता है तो उसके बाद बीजांड बीज में बदल जाता है, तो जितना बीजांड रहेगा अंडाशय के अंदर में उतना ही बीज का निर्माण होगा। अब एक गो बीजांडे हैं तो एक ही गो बीज का निर्माण होगा, और एक बीज का निर्माण किसमें होता है, तो आम में देखे होंगे आप लोग कि एक ही बीज होता है, लीची में भी देखे होंगे आप लोग कि एक ही बीज होता है, बेर में भी एक बीज होता है, धान में भी, गेहूं में भी, ये सब में जिसमें एक ही बीज का निर्माण होता है समझ लीजिए उसके अंडाशय में एक ही बीजांड पाया जाता हो। ये चीज याद रखिएगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे पुष्प होते हैं जिसके अंडाशय में जो है बहुत सारे बीजांड उपस्थित होते हैं, जैसे कि आप लोग तारबूज का नाम सुने होंगे, तारबूज। उसी प्रकार से ऑर्किड का नाम सुने होंगे, ऑर्किड। पपीता का नाम सुने होंगे। तो ये सब के सब जिसमें बहुत सारा बीज होता है तो उसमें समझ लीजिए बहुत सारे बीजांड उपस्थित होते हैं अंडाशय के अंदर। यानी कि यहाँ पे ये जो फिगर था इसका सबसे निचला जो भाग है, ये वाला भाग जो हल्का खुला हुआ है, इसी को हम लोग अंडाशय बोल रहे थे। ये वाला पार्ट अंडाशय, इसके अंदर एक गो बीजांड भी रह सकता है। ये जो है आपका एक गो बीजांड हम बना दिए, और यही बीजांड आगे चल करके फिर बीज में बदलेगा। लेकिन बहुत सारा पुष्प में अंडाशय के अंदर बहुत सारा बीजांड उपस्थित होता है। इस प्रकार से 4, 6, 8, 10 बहुत सारा बीजांड उपस्थित हो सकता है। ये जो भी गोल गोल संरचना दिखाई दे रहा सब के सब बीजांड है। तो ऐसे कई बीजांड उपस्थित हो सकते हैं। तो बताया जाता है किसमें होता है, ये तो तारबूज हो गया, ऑर्किड हो गया, पपीता हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसके अंदर बहुत सारे जो है बीजांड पाए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात यहाँ पर यह आता है कि ये जो बीजांड होता है, बीजांड वृंत के द्वारा, बीजांड ये जो आपको संरचना दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये डंठल जैसा संरचना, ये गोल वाला जो है आपका बीजांड, और ये जो डंठल के जैसा है इसको हम लोग बीजांड वृंत बोलते हैं। और ये बीच में जो संरचना है इसको अपरा बोला जाता है, यानी कि प्लासेंटा। ये जो है बाबू अपरा है, अपरा। और इस अपरा से जो है बीजांड जुड़ा होता है किसके द्वारा, तो बीजांड वृंत के द्वारा, यानी कि फ्यूनिकल के द्वारा। यानी कि बीजांड जो है अंडाशय के अंदर अपरा से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, तो ये अपरा से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो बीजांड वृंत के द्वारा जुड़ा होता है। और ये जो अपरा है ये जो अंडाशय है, अंडाशय भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि बताइए बीजांड अपरा से किसके द्वारा जुड़ा होता है, बीजांड वृंत के द्वारा। पूछेगा बीजांड जो है अंडाशय के दीवार से किसके द्वारा जुड़ा होता है, तो अपरा के द्वारा जुड़ा होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये था अंडाशय के बारे में। अब बात यहाँ पर ये आती है, दो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे और भी बन रहा है, क्या, उसको ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी हम अंडाशय के बारे में बात किए, याद रखिएगा जब पुष्प में निषेचन होता है तो अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है। फल का निर्माण अंडाशय से, बहुत बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फल का निर्माण किसके द्वारा, तो अंडाशय के द्वारा होता है फल का निर्माण। और पूछेगा कि बीज का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो अभी हम बताए हैं कि जितना बीजांड रहेगा उतना बीज का निर्माण होगा, यानी कि बीजांड के द्वारा ही बीज का निर्माण हो रहा है। और बीजांड कहाँ उपस्थित होता है, अंडाशय के अंदर। अंडाशय के अंदर जे को बीजांड रहेगा उतना बीज का निर्माण होगा। तो ये चीजें याद रखिएगा। जैसे कि तारबूज में बहुत सारा बीजांड था, इसलिए बहुत सारे बीज का निर्माण हुआ, लेकिन आम में सिर्फ एक ही बीजांड होता है, इसलिए उसमें सिर्फ एक ही बीज का निर्माण होता है। तो ये बात को याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। आखिर गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन, इसको हम लोग बोलते हैं
मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब हम लोग समझने वाले हैं गुरु बीजाणु जनन के बारे में। तो अभी जो है हम लोग बीजांड के बारे में बात किए और बीजांड को ही हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। बीजांड को ही हम लोग बोलेंगे गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी। अगर आप लोगों को एक डिफिनेशन जो पहले हम पढ़ा चुके हैं लघु बीजाणु जनन अगर याद होगा तो गुरु बीजाणु जनन को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप अभी तक जो है पहले वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं तो कृपया जाकर के सारे वीडियो को देखिए और तब जाकर के आपको और भी अच्छा ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि हम इसमें जो है इस चैनल पे जो है शुरू से लेकर के सेकंड चैप्टर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरू से 0 लेवल से स्टार्ट किया गया है सेकंड चैप्टर को। तो कृपया जो है अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें और अभी जो है कंटिन्यू जो है वीडियो आता रहेगा और आप लोग जो है मेरे चैनल पे जो है इन सारे वीडियो को देखते रहिए। आपको एकदम गारंटी देते हैं कि 12th क्लास में एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। अभी तो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी इस चैनल पे करवाने वाले हैं। अभी तो सिर्फ जो है फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव डाल दिया गया। अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं देखे तो वो भी जाकर के देख लीजिएगा। उसमें टोटल जो है 115 ऑब्जेक्टिव के बारे में चर्चा की है। अभी कुछ दिन के बाद जो है आप लोगों को सेकंड चैप्टर का भी ऑब्जेक्टिव डाल दिया जाएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अभी जो है आप इसको जो है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर लघु बीजाणु जनन याद है तो बढ़िया है, नहीं तो और भी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा लघु बीजाणु धानी किसको कहते हैं तो बीजांड को कहते हैं। और ये बीजांड जो है अंडाशय के अंदर उपस्थित होता है इस प्रकार से। ये जो है आपका बीजांड हो गया। अब बताया जाता है कि इस बीजांड के अंदर में एक कोशिका उपस्थित होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। यानी कि जो कोशिका है इस कोशिका को हम लोग बोलेंगे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। अब क्या होता है कि गुरु बीजाणुधानी में जो है उपस्थित होता है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका और इस कोशिका में होता है एक विभाजन जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये कोशिका जो है इसमें जो है इस कोशिका में अर्धसूत्री हो रहा है, अर्धसूत्री, जिससे इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता है, 4 कोशिका का निर्माण होता है, जिसमें से 3 कोशिका जो है कार्यहीन हो जाता है। 4 तो कोशिका का निर्माण होता है, बाकी जो है 3 कार्यहीन हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बताया जाता है कि गुरु बीजाणुधानी में वो कोशिका उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं गुरु बीजाणु मातृ कोशिका और इसमें एक विभाजन होता है जिसका नाम है अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन से जो है एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण तो होता है, लेकिन जिसमें से 3 को जो है गुरु बीजाणु कार्यहीन हो जाता है और एक गुरु बीजाणु जो है ये जो है कार्यशील गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणु। और ये तीनों जो है आपका कार्यहीन गुरु बीजाणु। तो ये चीजें याद रखिएगा। क्या हम बोल रहे हैं कि गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका उपस्थित होता है जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु जो है कार्यहीन हो जाता है और एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। डिफिनीशन एकदम लघु बीजाणु जनन से मिलता जुलता है, थोड़ा सा बस जो है अंतर है कि गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होता है जिसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है जिससे 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु कार्यहीन हो जाता है और एक गुरु बीजाणु कार्यशील होता है। तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। इस बार जो है एग्जाम जो 12th क्लास का हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि गुरु बीजाणु जनन में किसका निर्माण होता है या गुरु बीजाणु जनन के द्वारा किसका निर्माण होता है। तो याद रखिएगा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, गुरु
बीजाणु का निर्माण होता है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि गुरु बीजाणु जनन के द्वारा किसका निर्माण होता है, गुरु बीजाणु, या गुरु बीजाणु का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, तो गुरु बीजाणु जनन के द्वारा होता है। या लघु बीजाणु जनन के द्वारा जो है किसका निर्माण होता है, तो लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण होता है। तो ये चीजें आप याद रखें। तो ये था गुरु बीजाणु जनन। अब हम लोग आगे समझने वाले हैं देखिएगा अब जो है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेल। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश का विकास, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। या इसको हम लोग जो है बोल सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटो फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद। चलेगा। और इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं और जानेंगे हम लोग कि मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का विकास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं। बताया जाता है कि गुरु बीजाणु जनन के द्वारा जो है 4 गुरु बीजाणु का निर्माण हुआ था, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु कार्यहीन हो गया था और एक कार्यशील गुरु बीजाणु। देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपका बनाया गया था, जिसमें एक गो जो है आपका कार्यशील था और 3 गो जो है कार्यहीन था। तो ये जो कार्यशील है, कार्यशील गुरु बीजाणु, कार्यशील गुरु बीजाणु, इसमें होता है समसूत्री। इसमें होता है समसूत्री, जिससे बनता है 2 कोशिका। अब ये जो 2 कोशिका है, इसमें पुनः फिर से होता है समसूत्री। और फिर बन जाता है 4 कोशिका। वन, 2, 3, 4। और फिर से इसमें होता है समसूत्री। अब होता है टोटल 8 कोशिका का निर्माण। तो ये जो है टोटल 8 कोशिका का निर्माण हो जाता है। अब इन कोशिकाओं में होता है अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, जिससे बताया जाता है कि देखिएगा इस प्रकार से एक संरचना का निर्माण होता है। इस बात को समझ गए होंगे। देखिएगा गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 1 गुरु बीजाणु कार्यशील होता है, जबकि 4 गुरु बीजाणु कार्यहीन हो जाता है। कार्यहीन होता है, कार्यहीन गुरु बीजाणु। ये हो गया। कार्यशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका का निर्माण होता है, और इन दोनों कोशिकाओं में फिर से जो है समसूत्री होता है, जिससे 4 कोशिका का निर्माण होगा, और इन चारों कोशिकाओं में फिर से समसूत्री होता है, जिससे 8 कोशिका का निर्माण होता है। क्योंकि जब समसूत्री होता है तो उसे 1 कोशिका 2 कोशिका में बदलता है, और ये दोनों में समसूत्री होगा तो ये भी 2 कोशिका, ये भी 2 कोशिका, यानी कि 4 कोशिका, और इस सभ्य में फिर समसूत्री होगा तो टोटल 8 कोशिका का निर्माण होता है। अब इन कोशिकाओं में होता है अरेंजमेंट, और जब अरेंजमेंट होता है तो एक संरचना का निर्माण होता है इस प्रकार से, और जिसमें जो है 3 कोशिका का समूह जो है चलाजा ध्रुव की ओर चला जाता है। ये जो है ऊपर वाला, इसको हम लोग चलाजा ध्रुव बोल सकते हैं, और ये जो चलाजा ध्रुव की ओर कोशिका गया है, इसको हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिका बोलते हैं। प्रतिव्यासांत, प्रतिव्यासांत
और बीच में दो कोशिका आपस में जुड़ करके जो है ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक का निर्माण करता है। ये जो है द्वितीय केंद्रक बनाता है, या इसको हम लोग ध्रुवीय केंद्रक, आगे हम फिर से अच्छे से फिगर बनाएंगे। और 3 कोशिका का समूह जो है नीचे बीजांड द्वार की ओर चला जाता है, जिसको हम लोग नीचे वाले को बीजांड द्वार बोलते हैं और ऊपर वाले को चलाजा बोलते हैं। तो चलाजा की ओर जो 3 कोशिका गया उसको प्रतिव्यासांत, और नीचे जो बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका गया उसमें से एक कोशिका को अंड कोशिका और 2 कोशिका को सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका, और दोनों को मिला करके हम लोग अंड उपकरण कह देंगे, अंड उपकरण। तो ये जो संरचना यहाँ पे बना, ये संरचना जो है ये भ्रूण कोश का है, यानी कि भ्रूण कोश का फिगर बनाने के लिए भी कभी कभी आ जाता है, जो अभी हम अच्छे से बनाने वाले हैं। अभी बस इतना समझिएगा कि आखिर भ्रूण कोश का विकास है क्या, या फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है। तो याद रखिएगा, गुरु बीजाणु जनन में 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 को कार्यहीन होता है और 1 को कार्यशील होता है। कार्यशील गुरु बीजाणु में समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिका का निर्माण होता है। इन दोनों कोशिकाओं में फिर से समसूत्री होता है, जिससे 4 कोशिका का निर्माण होता है, और इन चारों कोशिकाओं में पुनः समसूत्री होता है, जिससे 8 कोशिका का निर्माण होता है। अब इन 8 कोशिकाओं में होता है अरेंजमेंट, यानी कि इसमें सजावट होता है, जिससे 3 कोशिका का समूह चलाजा ध्रुव की ओर चला जाता है, जिसको हम लोग प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, और 3 कोशिका का समूह जो है बीजांड द्वार की ओर चला जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंड उपकरण कहते हैं, जिसमें 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होता है, और बीच में 2 कोशिका आपस में मिल करके जो है एक द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक का क्या करता है, निर्माण करता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। अभी जो है ये पूरा जो है इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये जो 7 कोशिका और 8 केंद्रक, इसको फिर से समझ लीजिएगा, ये तो पूरा समझ गए। अब ये 7 कोशिका है, 1 2 3 4 जो है बीच में, यानी क्योंकि ये 2 कोशिका मिलकर के 1 कोशिका में बदल गया, तो 3 गो ऊपर 1 बीच में 4 4 3 7, यानी कि 7 ही कोशिका वाला संरचना है। और केंद्रक कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाली संरचना होता है, और इस संरचना को हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश। यानी कि बताया जाता है कि इस प्रकार से बनने वाली 7 कोशिका और 8 केंद्रक की वाली संरचना को हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं, और इस पूरे प्रक्रिया को मादा युग्मकोद्भिद कह देते हैं। अभी हम लोग भ्रूण कोश का फिर से फिगर बनाने वाले हैं और इसको फिर से समझेंगे। तो देखिएगा, भ्रूण कोश का फिगर जो है एग्जाम में आता है बाबू, और इसलिए इसको हम फिर से अच्छे से बताने जा रहे हैं, बड़ा करके फिगर। देखिएगा, ये जो है ऊपर में 3 कोशिका चल गया, तीन कोशिका नीचे में चल गया, और 2 कोशिका नीचे जो है बीच में जुड़ गया। अब इस प्रकार से जो संरचना बना, यही मेन फिगर है आपका भ्रूण कोश का। एग्जाम में आएगा तो सिर्फ इसी को बनाना है। वो जो 4 को छोटा छोटा फिगर हम बनाए थे, 1 कोशिका से 2, 2 से 4, ये सिर्फ समझने के लिए। मेन फिगर आपको यही है। ये जो फिगर है आपका, ये जो फिगर है भ्रूण कोश का है, भ्रूण कोश का फिगर, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। ये आपका एम्ब्रियो सेक हो गया, और ये 7 कोशिका और 8 केंद्रक, और 8 केंद्रक वाले क्या होता है, संरचना होता है। ये चीजें याद रखिएगा। ऊपर वाले को प्रतिव्यासांत बोलते हैं, ये चीज भी याद रखिएगा, प्रतिव्यासांत, जिसको हम लोग एंटीपोडल बोलते हैं, एंटीपोडल। बीच वाले को हम लोग ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, या इसको द्वितीय केंद्रक भी बोलते हैं, द्वितीय केंद्रक। ये हो गया। और एक जो है इधर जो है आपका ये अंड कोशिका हो गया, जिसको एक बोलते हैं,
और ये जो है सहायक हो गया, जिसको हम लोग स्यानर गेट बोलते हैं। और ये दोनों को मिला करके हम लोग अंड उपकरण कहते हैं, अंड उपकरण। ये चीजें याद रखिएगा। और ये जो संरचना है इसको हम लोग बोलते हैं भ्रूण कोश, और इसमें मात्र 7 ही कोशिका होता है और 8 केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से अभी हम लोग पढ़ गए कि भ्रूण कोश क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, ये सारी चीजों के बारे में ध्यान दीजिएगा। और ये जो है आपका भ्रूण कोश का फिगर है और ये चीजें आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, ताकि जो है उनको हेल्पफुल हो सेकंड चैप्टर को समझने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेकंड चैप्टर समझ में ही नहीं आता है। अगर आप जो है इस चैप्टर का जो है वीडियो अगर शुरू से देखते हैं तो आपको जो है हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आप सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। तो कृपया कर शुरू से जाकर के वीडियो को देखें अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।